हेलो एवरीवन, वेलकम टू TrueIAS एंड PCS। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों नितिन सिंघानिया से मनी इन बैंकिंग। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग इसके अंदर ये जो पैंडेमिक रिस्क पूल है या फिर कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे RBI के द्वारा ताकि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करा जा सके। और हमने देखा था दुनिया के अलग अलग कोनों में दूसरी कंट्रीज़ ने भी क्या क्या स्टेप्स लिए थे अपनी अपनी कंट्रीज़ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में हम पढ़ते हैं। मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वाला टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जब भी बात मनी इन बैंकिंग की आती है तो UPSC का ये फेवरेट टॉपिक बन जाता है, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो, आपको पता है, अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को सुनते हुए आ रहे हो, आपने रिवीजन करी है, आपने CV सचदेवा पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि RBI का एक एक्ट था 1934। इसी एक्ट के अनुसार RBI का रेगुलेशन होता था, है ना। 2016 में करंट सरकार ने क्या करा, इसको ना अमेंड कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत पुराना हो गया ये एक्ट और आज के टाइम में 2016 में हमारे सामने मॉनेटरी पॉलिसी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर नए नए चैलेंजेस हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। तो उन्होंने RBI एक्ट को अमेंड कर दिया कि RBI की पावर जो है अब वो किसी और वे में सिंक्रोनाइज करी जाएंगी। अब किस वे में करी जाएंगी, तो इन्होंने एक ना स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर्म करा इस RBI एक्ट को अमेंड करने के बाद। उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC। ठीक है, साल 2016 में अमेंड हुआ RBI का एक्ट, MPC आता है। तो MPC वॉज सेटअप इन 2016 ओनली। इसमें सरकार ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, ना ही RBI ने टाइम वेस्ट करा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होता है, अच्छे से मैनेज करना होता है ना। अब इसका मैंडेट सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मैंडेट बेसिकली ये है, MPC वॉज सेटअप इन 2016 ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करा जा सके। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है, इससे एक साल पहले साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने और RBI ने मिलकर ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करा था। इसके तहत देखो, सरकार ने साथ में साइन तो कर लिया, सरकार को लेकिन भली भांति तरीके से एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब बात आती है देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, कोई भी इकोनॉमी में ऊंच नीच हो गई, सरकार तो भाई अपने हाथ खड़े कर लेगी, क्योंकि सरकार में है पॉलिटिशियंस जो कि अपनी राजनीतिक गद्दी के लिए सड़कों पर घूमते हैं। उनको इकोनॉमी को रियल टर्म्स में हैंडल कैसे करना है ये उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि देश में हमारे कुछ इंटेलिजेंसियां हैं जो कि इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, और वो इंटेलिजेंसिया कम्युनिटी है हमारे इकोनॉमिस्ट की। और ऐसे हद से ज़्यादा ज्ञानी इकोनॉमिक्स जो हैं वो RBI का पार्ट है, RBI की टीम का पार्ट है, RBI एज अ बॉडी का पार्ट है। अब ये जो एपेक्स बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार ने इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करके, अब ऐसा मत सोचना कि फिस्कल पॉलिसी अगर यहाँ पर होता तो सरकार संभालती। सरकार, आपको भी पता है, मैंने आपको CV सचदेवा में पढ़ाया था, फिस्कल पॉलिसी में जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं अल्टीमेटली, लेकिन गवर्नमेंट भी हर एक बात के लिए ना, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी रियल लेवल पे, गवर्नमेंट RBI को तंग करती है। बताओ अब इसमें ऐसा ठकुराइन होता है कि नहीं होता? सरकार अपने आप से कुछ कर सकती है क्या? फिस्कल पॉलिसी को हम कह देते हैं, थ्योरेटिकली कह देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी की कमान को जो अच्छे से संभाल सकता है वो तो सेंट्रल बैंक ही संभाल सकता है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो RBI को इस एग्रीमेंट के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे संभाल रहे हो वैसे संभालते चलो। देश में आप जो
एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हो, उसको करते चलो। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये दी गई कि भाई साहब आप बस इतना ध्यान रख लेना, महंगाई एक हद से ज़्यादा ना बढ़े, एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच ना करे, इन्फ्लेशन इतनी हो कि उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सके। इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रख लेना। आप इन्फ्लेशन को जैसे मर्जी छेड़ो, आपको क्योंकि ज़्यादा अच्छे से पता है महंगाई कितनी नहीं होनी चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितने लेवल से ज़्यादा ब्रीच नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कि आपको बहुत अच्छे से पता है सारी चीज़ें, हम तो कोई नहीं होते आपको समझाने वाले इन सब टॉपिक्स के ऊपर, बस इतना ध्यान रख लेना इन्फ्लेशन की दरें, इन्फ्लेशन के रेट, इन्फ्लेशन के आंकड़े, उसका लेवल इतना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब वो आप कैसे भी करो, हम आपको उसके लिए इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक सीसॉ बनाया गया। बैलेंस करता हुआ, जिसमें ना ही इसका लेवल ऐसा था ना ही इसका लेवल ऐसा था, ये बिल्कुल बैलेंस था परफेक्ट तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो बैलेंस करना है दो पोल्स को, पोल ए और पोल बी, वो क्या है? बी पोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करना और पोल ए है इन्फ्लेशन को मैनेज करते हुए चलना। दोनों चीजें साथ में सुनिश्चित होनी चाहिए। ओके, तो एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करो, इन्फ्लेशन के टारगेट को भी मीट करते हुए। अब आरबीआई को बोला गया एक साल के अंदर जितनी महंगाई होनी चाहिए ना, 2015 में एग्रीमेंट साइन करा था सरकार ने आरबीआई के साथ, और 6 साल तक के लिए टारगेट बना दिया था अंटिल मार्च 2021 तक। डोंट वरी, इसका करंट स्टेटस क्या आप कहोगे? एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड क्या हो रहा है? क्योंकि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सरकार का और आरबीआई का ये एग्रीमेंट आज भी कायम है। ठीक है, पहले मार्च 2021 तक बोला गया था, फिर चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, ब्रीच भी हो गया था थोड़ा सा टारगेट कोविड की वजह से, मार्च 2020, मार्च 2021, 21 के एंड तक। आरबीआई को बोला गया एक साल के अंदर महंगाई की जो दरें हैं एक साल के अंदर, उसका परसेंटेज होना चाहिए 4%। अब उसके साथ जब कभी भी आप 4% लिखो एग्जाम में, कभी भी ये लिखना मत भूलना ब्रैकेट के अंदर एक प्लस का सिंबल, उसके नीचे एक माइनस का सिंबल और 2%। इसका मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 18-20 का फर्क हो जाए, 19-20 का फर्क हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने बोला कोशिश करना इन्फ्लेशन की दरें जो हैं वो 4% से ज़्यादा ना हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाए कि आपको उसको एडजस्ट करना ही पड़े, इस विंडो के नीचे ये 4% के ऊपर नीचे करना पड़े, तो इतना कर लेना, 4% तो कोर बनाकर चलो अपना एम, प्लस 2% कर लेना, 6% या -2% करके चल लेना, 2%। आपको ये वाली बात पता है ना डॉक्टर, जिसमें कि इन्फ्लेशन एक हद से कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो वो तो पता ही है हमें कि नुकसान है, लेकिन एक कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर डिफ्लेशन का रूप ले लेता है। राइट, हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था इस कंसेप्ट को, बहुत सारे दिन लगाकर, है ना। 4% ठीक है, 2% ऊपर हो जाए, +2 हो जाए, 2% नीचे हो जाए, -2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस C100 के लेवल में एडजस्टमेंट कितनी आ सकती है? 2% से लेकर 6% तक। और C100 बैलेंस कब है? 4%। बस मैं, जब आप इंटेंस रिवीजन कर लो ना, मैं भी यही करता हूँ अपने A4 शीट्स पर, सारा ये टॉपिक करने के बाद बस मैं ये एक डायग्राम याद करके चला जाता हूँ, ये C100 वाला, बस पूरा टॉपिक कंप्लीट है इससे MPC का।
हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये अभी साइड में रेफरेंस के लिए बना सकते हो आप, ये तो मेरे उसके लिए रहता है कि क्विक रिवीजन के लिए मेरे 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 हिसाब से मेरे माइंड मैप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आरबीआई क्या होगा, आप कहोगे कि अगर ब्रीच अगर हो जाए, ये 2% से नीचे चला जाए, ये 6% से ऊपर इन्फ्लेशन की दरें चली जाए, तो क्या करेगा आरबीआई? इस एग्रीमेंट के तहत आरबीआई ने वादा करा था सरकार को, अगर ये 2% से नीचे जाता है इन्फ्लेशन का टारगेट, ये 6% से ऊपर जाता है, आरबीआई इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो कब? क्या एक ही महीने में चला जाए ऊपर, एक महीने में नीचे चला जाए, 5 दिन के लिए ऊपर चला जाए, 5 दिन के लिए नीचे चला जाए? नहीं, लगातार अगर वो 3 महीने के लिए ये इन्फ्लेशन के टारगेट ब्रीच होते रहते हैं, इन्फ्लेशन लगातार 3 महीने 3.9% रहता है, हो गया ना, 4 से तो नीचे ही है, 0.1% भी बहुत मैटर करता है इकोनॉमी के लिए। लगातार 3 महीने के लिए इन्फ्लेशन जो है वो 4.1% हो गया। बात तो वही है ना, 4% से ऊपर निकल गया, 4% से नीचे आ गया, है ना। अब इससे कितना भी नीचे जाता रहे और इससे कितना भी ऊपर जाता रहे, अगर ऐसा लगातार 3 महीने के लिए होता रहता है, आरबीआई की जवाबदेही बन जाएगी सरकार के लिए, जवाब देना पड़ेगा उसको। अब आरबीआई को वैसे अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पता है, किसी को उसको बताने की जरूरत नहीं है। इस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई को, जैसा कि मैंने बोला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पता है, उसको कोई नहीं बताएगा। इकोनॉमी को संभालने के लिए वो सक्षम है। तो जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, राइट, एज लोन, और बदले में आरबीआई क्या करता है, क्या परचेज कर लेता है उनसे? सिक्योरिटीज। यही होता है कि नहीं होता है रेपो रेट? तो इस इन्फ्लेशन के टारगेट को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इतना टारगेट रखने के लिए 4% से नीचे खिसके तो 2% तक, 4% से ऊपर बढ़े तो 6% तक, ठीक है, +2% -2% फ्रॉम 4%, 4% से 2% की डेविएशन हो सकती है ऊपर नीचे। तो ये जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई इसको रिव्यू करता रहता है, यानी कि रेपो रेट को रिव्यू करता रहता है और पीरियोडिकली इसको चेंज करता रहता है। हमने पढ़ा था ना अभी इसी चैप्टर के अंदर ठकुराइन के आरबीआई के कुछ रेपो रेट के कुछ बेसिस पॉइंट होते हैं, 0.25 बेसिस पॉइंट, है ना, 0.50 बेसिस पॉइंट, ऐसे करके आरबीआई चेंज करता रहता है रेपो रेट को, है ना। अब देखो, आरबीआई ऐसा तो नहीं है जिसमें कि इन्फ्लेशन को अभी अभी कंट्रोल करने लगा है ना गौरव? इससे पहले भी तो करता ही होगा भाई, सेंट्रल बैंक है, यही तो उसकी ड्यूटी है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। आरबीआई 1934 में बना था, तो 1934 से लेकर के 2016 तक शांत बैठा था आरबीआई, कुछ नहीं कर रहा था वो, कभी उसने मॉनेटरी पॉलिसी को टच नहीं करा था। एमपीसी तो अभी अभी बनी है ना, ये सारे जो हम प्रोसीजर जान रहे हैं ये तो 2016-15 में हुआ है ना, 15 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 16 में एमपीसी बन गई। जब एमपीसी का गठन नहीं हुआ था तब आरबीआई कैसे करता था? अब यूपीएससी क्या करेगा? एमपीसी के एरा के बाद जो आरबीआई का फंक्शन था और एमपीसी से आने से पहले जब आरबीआई एक्ट 1934 जब चल रहा था, तब उस टाइम पर क्या चलता था क्या नहीं चलता था, उनकी साथ में कंबाइंड स्टेटमेंट दे देगा। तो बिफोर ये वाला पैराग्राफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जानने के लिए नहीं, बस मतलब रट्टा मारने के लिए नहीं, बस ये पता होना चाहिए आपको कि एमपीसी से कैसे अलग है, क्योंकि यूपीएससी अगर बनाएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बनाएगा, ठीक है, प्रायर टू एमपीसी एंड पोस्ट एमपीसी। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन नहीं हुआ था तब आरबीआई कैसे रेगुलेट करता था? जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कंसल्ट करते थे, आरबीआई की कमेटी हुआ करती थी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, आज भी होती है वैसे, क्योंकि अब आप सोचो कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो बिल्कुल सबसे टॉप के एक इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको सब कुछ इकोनॉमी के बारे में पता है। अरे भाई, सलाह भी लेनी पड़ती है उनको, वो उस ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कुछ मतलब वो संभाल लेंगे, है कि नहीं। तो उनके लिए कमेटी होती है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, उनको एडवाइस करती है टेक्निकल मुद्दों पर कि इकोनॉमी में ये सर जी देखो ऐसा ऐसा लग रहा है, एक अनुमान, एक प्रोजेक्शन है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ना ऐसा ऐसा रेट को कर दो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ कर दो, ऐसा एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है। तो आरबीआई का जो गवर्नर होते थे, मतलब ये एमपीसी से पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रैक से डेविएट मत होना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब नहीं बनी थी उससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे
वो कंसल्ट करते थे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को, ये भी आरबीआई की कमेटी होती है, और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स को। इनसे कंसल्टेशन करने के बाद आरबीआई के गवर्नर सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए एक रेपो रेट की दरें तय कर देते थे, जिसको पॉलिसी इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है। ठीक है, कि मतलब आपको किस रेट पर हमसे लोन मिल जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, यही होता था बस, सिंपल सा। आरबीआई के गवर्नर जो थे वो इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते थे, लेकिन किससे पूछ के? ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी आरबीआई की और दूसरे एक्सपर्ट से पूछ के। लेकिन 2016 से जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ है, तो एमपीसी रिव्यू करती है और वो बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट को फिक्स कर देती है, जो कि ज़रूरी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल। और टारगेट लेवल कितना है? 4% है। डेविएशन कितनी अलाउड है? 2%, ऊपर की तरफ 6%। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए क्या क्या ज़रूरी है? एक और चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित करना, राइट। अब एमपीसी की अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट, कब हुआ इसका अमेंडमेंट और क्यों हुआ? क्योंकि 2015 में भारतीय सरकार और आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लिया था। ठीक है, तो 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। अब देखो इनकी नियुक्ति कैसे होती है। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से। कौन कौन होते हैं वो 3 मेंबर? एक आरबीआई के गवर्नर, दूसरे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को मेन ये संभालते हैं। गवर्नर के पास इतना टाइम थोड़ी ना है सब कुछ। ये देखिए, एक डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वैसे? मैंने क्या पढ़ाया था आपको अगर याद हो तो इनिशियल क्लासेस में, मतलब इसी का मनी इन बैंकिंग में? हाउ मेनी? एक ही होता है क्या? भूल गए? एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, है ना। एक कोई भी डेप्यूटी गवर्नर, उसको 4 दे दिया जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी को संभालना, और एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड होता है आरबीआई के द्वारा। 3 हो गए, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एक ऑफिशियल, हो गए 3। टोटल कितने एमपीसी में? 6 लोग हैं। रिमेनिंग 3 मेंबर्स ये भारत की सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। अब ये आरबीआई से तो है नहीं, ये आरबीआई से है क्या? अगर भारत की सरकार को नॉमिनेट करेगी, आरबीआई के पार्ट बन जाएंगे? बताओ। नहीं, आरबीआई के पार्ट नहीं बनेंगे। किसके पार्ट बनेंगे? एमपीसी के पार्ट बनेंगे। ठीक है, 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है भारत की सरकार के द्वारा। अब ये तीनों एक्सटर्नल मेंबर हुए ना, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल मेंबर। इनका कार्यकाल ना एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, और दोबारा रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकती। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब ताकि आरबीआई के फंक्शंस को गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और ऑफिशियल को धमकी ना मिले, ऐसा ना हो कि इनसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अपने फायदे के चक्कर में कन्वर्ट करवा ले सरकार, चेंज करवा ले, तो यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आरबीआई ने रखी थी सरकार के सामने जब ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क साइन होने जा रहा था, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था 2015 में। दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको, सर जी देखो, कोई भी पार्लियामेंट्री एमपी, विधायक, एमएलसी, पब्लिक सर्वेंट, आपके कोई भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी के एक्स चेयरमैन, ये सारे लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। क्योंकि ठकुराइन इमेजिन करके देखो, कोई पार्लियामेंट्री एमपी होगा, वो अपने फेवर में करवाने की कोशिश नहीं करेगा सब कुछ, वो तो कहेगा भाड़ में जाए इकॉनमी। रिश्तेदारों को बता देगा पहले इतना इतना लोन खरीद लो, ऐसे खरीद लो, वो कर लो, लोन उसके नाम पे दे दो, और जब नहीं पास करेंगे तो इसमें फिर धमकी। ये चीज ग्राउंड लेवल पे चलती है कि नहीं चलती है? थ्योरेटिकली से कुछ भी लिखाओ, पॉलिटिशियंस मोल्ड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और यहां पर एक बात बताओ, अगर यहां पर बिस्मे, ठकुराइन, गौरव, अगर आरबीआई की फंक्शनिंग में अगर यहां पर पॉलिटिक्स आ गई तो बर्बाद नहीं हो जाएगी इकॉनमी? अब यूपीएससी क्या करेगा? आपको बोल देगा 3 जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, भारत की सरकार उनको करती है, उनमें से एक होता है पार्लियामेंट्री एमपी, एक होता है एमएलए या एमएलसी, एक होता है पब्लिक सर्वेंट। जबकि क्या है,
इनका नॉमिनेशन नहीं होता, इनके अलावा किसी का भी हो सकता है, राइट? तो दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ एमपीसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यूपीएससी का कहेगा ये 3 होते हैं, 1, 2 और 3, जबकि नहीं होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को वही पर्सन सॉल्व कर सकता है जिसे पढ़ा हो एटलीस्ट। अब जो जिसे कुछ भी नहीं पढ़ा वो वहाँ बैठ के तुक्के मार रहा है, हाँ भाई मुझे लग रहा है, लगने से थोड़ी ना होता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अच्छा, एमपीसी के ऊपर अगर फाइनल डिसीजन लेना हो, फाइनल वर्डिक्ट देनी हो, जब भी कोई टसल हो जाए इन 6 मेंबर्स के बीच में, तो किसकी चलेगी? आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं एमपीसी के। यानी कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो पर्सन आरबीआई का गवर्नर होगा ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन, राइट? गौरव, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है अगर आप किसी कुर्सी पर हो, किसी पोस्ट पर हो, उस कुर्सी पर होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपको दूसरा लाभ मिल जाए, दूसरा फायदा मिल जाए, इसको कहते हैं। अगर आप उस पर नहीं हो तो दूसरी चीज भी छिन जाएगी आपसे। ये एमपीसी के चेयरमैन क्यों है? क्योंकि इनका पहला अस्तित्व क्या है? बिकॉज ही और शी इज आरबीआई गवर्नर। अगर ये आरबीआई के गवर्नर नहीं है तो ये एमपीसी के चेयरपर्सन हो सकते हैं? हाँ कि ना? नहीं हो सकते। दूसरा फैक्ट जानो, ये कमेटी कितने बार मिलती है? कुछ ऐसी मजबूरी है, कुछ ऐसा कंडीशन है? जी हाँ, बहुत बड़ी कंडीशन है। कमेटी मीट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। 4 बार इसको मिलना ही मिलना है। अब वो देख लो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतने इतने मंथ के अंदर मिलना है। अब 4 बार को जनरली स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं, यूपीएससी भी ये पुट कर देगा आपके सामने स्टेटमेंट कि ये ना क्वार्टरली बेसिस पर मिलते हैं। अरे भाई 4 बार मिलना है, चाहे 4 बार लगातार मिल लें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 1 जून 2 जून 3 जून 4 जून, 3 महीने के गैप से मिल लें। पहले 6 महीने में एक बार मिले, फिर 7वें 8वें 9वें महीने मिल लिए। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है भाई क्या होगा, कैसी मीटिंग करनी, क्या नहीं करनी। लेकिन जर्नली एक कन्वेंशन के तौर पे बता रहा हूँ, कन्वेंशन के तौर पे। और कन्वेंशन आप जानते हो कि कभी भी रूल नहीं होता है ना, वो एक परंपरा होती है। कन्वेंशन के तौर पर ये क्वार्टरली मीटिंग करते हैं। और क्वार्टर कितना होता है? साल में कितने महीने होते हैं ठकुराइन तुम्हारे यहां? 12। 4 मीटिंग हो गई 3 महीने में एक बार, 12 महीने कंप्लीट। और क्या बोल रखा है? 1 साल के अंदर 4 बार मिलना है। दिस साउंड्स लॉजिकल, रैशनल, है ना? तो कन्वेंशन के तौर पर अभी तक ऐसा करा जाता है। अभी तक कोविड के टाइम पर ये चीज़ बिगड़ गई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और इफ आई एम नॉट रॉन्ग चारों हो भी नहीं सकी थी उस टाइम पर। तो आपको पता ही है ना कि चीज़ें बहुत उथल पुथल हो गई थी, है ना? ये टारगेट वारगेट सब हिल गए थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब बिगड़ गई थी। उसके बाद आरबीआई ने 2 प्रकार की रिपोर्ट लेकर आता है, ठीक है? एक है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, दूसरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती हैं। इकोनॉमी को कितना बुखार है, कितना टाइफाइड है, कितना मलेरिया है, कितने एब्स निकले इकोनॉमी के, कितने अच्छे बाइसेप्स हैं, कितने एनर्जेटिक है, पूरी इकोनॉमी की हेल्थ का चिट्ठा खोल के रख देती हैं 2 रिपोर्टें। ये 2 रिपोर्ट अगर आ गई आरबीआई की, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ जाता है कि सरकार क्या कर रही है इकोनॉमी की हालत। क्योंकि देखो ना, अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो सरकार की टेबल से ही फ्लो होंगे, राइट? इसमें ये तो सिर्फ एक कुबेर हैं, लक्ष्मी का धनी तो संभालते हैं, मैनेज ही तो करते हैं आरबीआई। इकोनॉमी के क्या डिसीजन लेना है, एक्सपोर्ट कैसे बूस्ट होना है, इंपोर्ट को कम क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कितना फोकस करना है, ये सब तो काम तो सरकार का ही है ना। तभी तो हम वो टर्म यूज करते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी हिलती है ना। और हाँ ठीक है, वैसी वर्षा भी ठीक है कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से फिस्कल पॉलिसी हिलती है। लेकिन अल्टीमेटली आरबीआई को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सरकार अगर लक्ष्मी है तो ये कुबेर है।
धन उत्पन्न करना तो काम सरकार का है ना, संभालना काम कुबेर का है, आरबीआई का, राइट। और इससे रिलेट कर देना कि हमेशा जब भी ई कुबेर वर्ड आए ना वो आरबीआई के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट। जैसे उसका एक पोर्टल भी है। अब ये दो रिपोर्ट क्या, जब मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी महान रिपोर्ट होती हैं, तो चलो उसके बारे में कुछ जानते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है, और पास में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स के अंदर। आरबीआई जो है हर 6 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। यानी कि एक साल में फिर कितनी रिपोर्ट आएंगी एमपीआर की? एक साल में कितनी आएंगी? 2 आएंगी यार। क्या मतलब क्या खाते हो तुम लोग यार? बुद्धि है तुम में कि नहीं है? हाँ श्रेय 2 आएंगी। वो बेचारी गूंगी होकर आंसर बता रही है, तुम लोग के पास जबान है, तुम फिर भी नहीं बता पा रहे। हाँ 2 नहीं तो सोचने वाली बात क्या इसमें? माइक अनम्यूट करके बोलना होता है, ठीक है। तो आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश वंस इन एवरी 6 मंथ्स, 2 बार साल में आती है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं 2 वाली बात के ऊपर, इसलिए ओवर एम्फेसाइज कर रहा था मैं। क्या होता है इसके अंदर, इजी है इसको समझना। 6 महीने में एक बार जब निकालेगी ना ये रिपोर्ट बेस में आरबीआई, तो आरबीआई पहले बताती है कि पिछले 6 महीने के अंदर इन्फ्लेशन की हालत क्या रही है, ठीक है, महंगाई वगैरह कितनी रही है, यानी कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाली चीज़ें कितनी आई हैं इकोनॉमी के अंदर, क्या उसने शरीर को, इकोनॉमी के शरीर को अच्छा बनाया या फिर बिगाड़ा है। और उसको देखते हुए ये रिपोर्ट में ये भी बोल दिया जाता है कि थोड़ा सा आसपास कुछ महीनों में आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या रहेगा, कितनी रह सकती है इन्फ्लेशन, एक मोटा मोटी अंदाजा दे दिया जाता है। उसके बाद ये तो हो गया नियर टर्म इन्फ्लेशन। इस रिपोर्ट में फिर एक थोड़ा सा लंबे समय का अनुमान भी लगाया जाता है कि मान लो कि ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है इस महीने, हम लोग 6ठे महीने बैठे ना साल के, जुलाई में, ठीक है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब ये रिपोर्ट आएगी तो, और वैसे इसको ना जनवरी से नहीं देखा जाता। मैं एक बात बता रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए, आपको पता है कि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से तो स्टार्ट होता नहीं है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ इसको। और ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने आपको बोल दिया आप अप्रैल से या मार्च से कैलकुलेट करने लग जाओ 6 महीने, इसको हर 6 महीने में एक बार निकालना है। तो जर्नली अब क्योंकि 6 महीने में एक बार निकालना होता है, तो यहाँ पर आरबीआई जनरली क्या करता है कि वो नहीं देखता फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग को, नहीं देखता, वो न्यू ईयर से देख लेता है कि साल में 2 बार तो निकलनी है, तो हम एक निकालने की जुलाई के आसपास, एक फिर हम लोग प्रीवियस ईयर की ही जो दिसंबर तक गया होगा तो जनवरी फरवरी के आसपास रिलीज कर देंगे। लेकिन कोई कंडीशन नहीं है, मैं सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर कंडीशन होती तो वो आपके स्क्रीन के सामने होता, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, मतलब आपको पता है इसको मैंडेट दिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, हालांकि यहाँ पर हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन रखना है ना। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी रहेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रह सकती है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, यानी कि कितने 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स, कितना होता है, कितने साल, लगभग 1.5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब से वो रिपोर्ट पब्लिश होती है उससे लेकर आधे साल तक या 1.5 साल तक ग्रोथ कितनी टच कर सकती है और महंगाई कहां तक जा सकती है, इसका अनुमान दे दिया जाता है मोटा मोटी इस रिपोर्ट में। ये तो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ूं? दूसरी रिपोर्ट अगेन आरबीआई पब्लिश करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय एनुअली। अच्छा, बाय एनुअली का मतलब क्या होता है, 1 साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार? बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है इस टर्म में। पक्का सोच लो ठकुराइन। तो फिर 2 साल में 1 बार को क्या कहते हैं वो भी बता दो जरा।
ये होता है बायएनुअल का मतलब 2 टाइम्स इन अ ईयर, साल में 2 बार, ठीक है। 2 साल में जो एक बार होता है उसको हम लोग बायएनियल कहते हैं। ये डिफरेंस होता है, ये होता है बायएनुअल, वो होता है बायएनियल। इसको छोड़ो, 2 साल में 2 रिपोर्ट आएंगी ये वाली, ओके। क्या मैं कह सकता हूं ये रिपोर्ट आने का सिलसिला भी बिल्कुल एमपीआर की तरह, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की तरह, वो भी तो साल में 2 बार आ रही है। ठीक है, दोनों रिपोर्ट का आरबीआई पब्लिश कर रहा है, राइट। ये रिफ्लेक्ट करती, ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जो पब्लिश करी जाती है, इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलती है। इट रिफ्लेक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द सब कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन द रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के पीछे जो फैक्टर्स हैं, क्या वो फैक्टर्स स्टेबल हैं। आने वाले महीनों के अंदर या टाइम के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कि अगर वो फैक्टर्स जो हैं वो बदल जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या उससे प्रभावित हो सकती है। और इकोनॉमी को कौन कौन से रिस्क जो हैं वो सता सकते हैं और उन रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। बचने का काम तो चलो सरकार के साथ मिलकर डिस्कस हो जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स जिन्होंने अभी तक इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को होल्ड करके रखा है, वो स्टेबल फैक्टर से रिस्की फैक्टर बन सकते हैं या फिर ऑलरेडी रिस्की फैक्टर शुरू हो गए इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में एक डेडिकेटेड काउंसिल होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। इसकी एक सब कमिटी है, ये उसको असेस करता है एक्चुअली ये रिपोर्ट। और नितिन सिंघानिया यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा कि जिस भी साल वो एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले ये लेटेस्ट एमपीआर की रिपोर्ट के आंकड़े और एफएसआर की रिपोर्ट के आंकड़े वो देख लें अच्छे से। वो हम देख लेंगे, चलो अपने करंट अफेयर से मंथली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काउंसिल के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल अगर इतनी इंपॉर्टेंट काउंसिल है कि आरबीआई इसकी सब कमेटी के ऊपर एक असेसमेंट पुट कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, जिसको साल में वो 2 बार लेकर आ रहा है, और ये भी बता रहा है कि कौन कौन से इकोनॉमी को रिस्क जो हो सकते हैं, इकोनॉमी की हेल्थ को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ये। तो चलो एफएसडीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आगे चलकर ही आपको मिल जाएगा नितिन सिंघानिया वगैरह में, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप सीख लो तो आपको बहुत ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। याद रखना मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ। ये ना एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल होती है। इसका नेचर कैसा है, अगर नॉन स्टैट्यूटरी है दोस्तों तो यानी कि एपेक्स काउंसिल से मतलब आप कहोगे किस बात की एपेक्स काउंसिल, भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमारे देश में सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने के लिए। आप कहोगे वो तो सरकार की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना आरबीआई की। अरे भाई वो पॉलिसी है, जब बिगड़ेगा तो वो उसको चेंज करेंगे स्टेप्स लेकर। काउंसिल है ये डेडिकेटेड बॉडी जो कि दिन रात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने का काम करती है, ठीक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं ना इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, सीआईडी, सीबीआई, ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एफएसडीसी सबसे बड़ी बॉडी है। पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा नहीं बनी थी तो नॉन स्टैट्यूटरी है। तो अगर पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा नहीं बनी थी तो कैसे बनी होगी? जो भी चीज़ नॉन स्टैट्यूटरी होती है फिर वो कैसे आती है? थ्रू वेरी गुड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ, बताओ भाई,
फाइनेंस। ठाकुरन, मिनिस्ट्री ऑफ बैंक भी कुछ होता है? होता है कि नहीं? तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। इसको प्रपोज किसने करा था? रघुराम राजन का नाम सुना है? आरबीआई के गवर्नर थे। रघुराम राजन कमेटी ने प्रपोज करा था इसको कि ये सेटअप होनी चाहिए 2008 में। अच्छा, 2008 में क्यों? याद है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दुनिया में एक और, लेमैन एंड ब्रदर की कंपनी डूब गई थी, लेकिन इंडिया उससे प्रभावित नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर रघुराम राजन ने बिस्म ये बोला था, सुझाव दिया था एक, बेसिकली हमारे देश में ना डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक कर सके। अब बिस्म उस इवेंट से हम बच गए थे, लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर वो इवेंट हो जाता, हम कितने सपने देख रहे हैं इतने सालों से कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनेंगे, हम दोबारा पीछे नहीं चले जाएंगे, इतने सालों की मेहनत फिर से नहीं करनी पड़ेगी, बताना जरा, है ना? इस आइडियोलॉजी के साथ रघुराम राजन ने ये प्रपोजल दिया था, और इनको तो बहुत दिग्गज व्यक्ति माना जाता है इकोनॉमी के मामले में, है ना? तो इनकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया और सरकार ने 2010 में इसकी स्थापना करी। बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, तो यहां पर इसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और मेंबर्स कौन होते हैं? इसके मेंबर जो है, मेंबर्स होते हैं सभी के सभी जो हमारे देश में सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के जो हेड होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के जो हेड्स होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो भैया हमारे देश में कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स? 4 होते हैं हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स। नंबर 1 आरबीआई, नंबर 2 सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नंबर 3 पीएफ आरडीए। पीएफआरडीए क्या होता है? पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और लास्ट है आईआरडीए। आईआरडीए और आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो समझ गए? इसकी कॉम्पोजिशन में कौन है? चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर्स जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड हैं वो सारे के सारे। इसके अलावा और 2 तो हो गए, 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी और कौन होगा? इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ऐसे। चेयरमैन, मेंबर सारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर कहां पर होते हैं? वेरी गुड।
1 रुपए के नोट पर, है ना। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS, DEA है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DFS है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और लास्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। CEA का रोल क्या होता है हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्या रिलीज करते हैं? क्या आप क्या कह रहे हो? इंडिया का क्या रिलीज करते हैं? कौन रिलीज करता है उसको? ये क्या रिलीज करता है? पहले डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, पता करके बताना इसको मुझे, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद 2018 में, यार रिवीजन को अपनी स्ट्रांग रखा करो आप लोग यार, आप जो भी मैं पूछूं जो पढ़ा चुका हूँ एटलीस्ट वो ना भूलो, ठीक है। 2018 में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को ना रिकॉन्स्टिट्यूट करा था। इसके अंदर एक मेंबर को और डाल दिया गया, किसको? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ठीक है। उसके बाद एक सेक्रेटरी को डाला गया, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी, और लास्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी को। अब मुझे एक बात बताना ज़रा बिजमें चलिए, ये कैसे फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर नहीं हो सकती? सारे लोग तो डल गए इसके अंदर, है कोई दिख रहा है बिजमें जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा ना हो, जो यहाँ पर ना हो गया ना। अच्छा, अभी हमने क्या बात करी थी? ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है ये किसके ऊपर असेसमेंट देती है? FSDC की सब कमेटी के ऊपर, है ना। मैंने मार्क कर रखा है ना इसको, सर्कल को, और मैंने बोला ना सर्कल मैं इंपॉर्टेंटली मार्क करता हूँ, ऐसे ही मार्क नहीं करता, सब कमेटी को मार्क कर रखा है ना मैंने। तो FSDC की सब कमेटी को हेड कौन करते हैं? कौन हेड करेंगे इसको? RBI के गवर्नर, ओके। और इनका फंक्शन क्या होगा? वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह को मेंटेन करना, और मीटिंग्स वगैरह बुलाना, सरकार को सुझाव देना, और RBI के गवर्नर, ये RBI एज अ बॉडी को भी सुझाव देना कि कैसे फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट हो सकती है, स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रह सकती है। अब हम कुछ मेजर एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पब्लिक डेट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, सारफेसी एक्ट कहते हैं इसको, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, पढ़ेंगे इसको हम आगे। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 एंड फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, फैक्ट्री नहीं है, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन कौन से हैं विद रिस्पेक्ट टू RBI? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, कंपनीज एक्ट 2019, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961,
रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 आगे आएगा भी ये, नेशनल हाउसिंग बैंक 1980 हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1983, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, याद है इसी के तहत वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी, बताया था मैंने आपको, नाम सुना है ना उस बॉडी का, कि कंपनीज धांधेबाजी ना करें और वो सब कुछ दूसरों का कॉम्पिटिशन डिस्ट्रॉय करें। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा एमपीसी से रिलेटेड। अब आप एमपीसी सीख गए हो। अब याद है हम इतना कुछ बोले जा रहे थे इस चैप्टर के अंदर, सीवी सचदेवा से लेकर जब तक हम यहाँ पर आए हैं, कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक, तो भैया हमें पता तो होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक बनते कैसे हैं, हमारे पास कल को कितना पैसा हो कि हम अपना कमर्शियल बैंक बना लें, आरबीआई से मंजूरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और अगर कमर्शियल बैंक नहीं भी हैं तो क्या बैंक खोल सकते हैं क्या? हाँ जी, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी होते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया क्या होता है। पहले इसने आपको पिताजी के बारे में समझा दिया, आरबीआई के बारे में, अब परिवार में लेकर जाएगा और अब बच्चों के बारे में समझाएगा, अलग अलग प्रकार के बैंक क्या होते हैं। अब यहाँ से आपका रियल जो टॉपिक का जो नेम है ना चैप्टर का, मनी एंड बैंकिंग, अब आपकी कुछ दिन तक बैंक की बैंक चलते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के। हर बैंक के अंदर आपको, हर बैंक के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। टफ नहीं है वो, बस लर्निंग कंपोनेंट है इसके अंदर ज़्यादा, मतलब एनालिसिस तो मिलेगी लेकिन उसके साथ साथ लर्निंग कंपोनेंट मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, एक बैंक के बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी डिस्कशन नहीं हो सकती ना कभी भी। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैंक हैं, तो एक एक पैराग्राफ है, एक एक हथेली जितना बड़ा, एक एक हाथ जितना बड़ा, बस उतना उतना आपको बस करना है और आपका सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपने आरबीआई के बारे में सीख लिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सब कुछ सीख लिया। अब आप जानोगे कि अगर किसी को बैंक खोलना है, बैंक को रेगुलेट करना है, कब वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का स्टेटस जो है वो छत्र छाया सर से उठ सकती है, कब वो मिल सकता है, आरबीआई की बातों को कितना सीरियसली लेना होता है, क्यों लेना होता है, किन किन बैंकों ने नहीं लिया तो आरबीआई ने उनका लाइसेंस छीन लिया, ठीक है, ये हम सब देखेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।